नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको CUET पीजी जूलॉजी सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि अगर आप CUET के थ्रू पीजी का एंट्रेंस दे रहे हैं और आपका अगर गोल BHU है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है और बाकी जितना भी है यूनिवर्सिटी वहाँ टारगेट है, क्योंकि सिलेबस जो है बहुत प्रिसाइसली मेंशन कर दिया गया है सिलेबस में, और जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बहुत जगह से पूछा जाएगा। तो मैं इस सिलेबस में आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सब अगर नहीं भी पढ़ेगा तो चलेगा, लेकिन मेजोरिटी अगर पढ़ लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो आपको हो जाएगा। तो ये कहाँ से पढ़ना है, तो आपको पार्थ फंड लाइफ साइंस के बुक, अनिल सहगल के बुक और मेरा जो ई बुक है जिसने मैं 1 महीने पहले एग्ज़ाम के पहले के लिए बनाया था, वो ई बुक जाके आप लोग देख सकते हैं। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ जूलॉजी के बारे में कि जो टैक्सोनॉमी हो गया, नॉन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एनिमल फिजियोलॉजी, फंडामेंटल बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, पैरासिटामोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, आपका एनिमल बिहेवियर हो गया। आज जितना भी आपका अप्लाइड जूलॉजी मतलब एपिकल्चर, एक्वाटिक बायोलॉजी, सेरिकल्चर, उसके अलावा देखिएगा तो इवोल्यूशन से क्वेश्चन आता है और इकोलॉजी से आता है। और जो इंसेक्ट का क्वेश्चन है वो आपका मतलब क्लासिकल पार्ट से ही आ जाता है, जैसे मेटामॉर्फोसिस हो गया, इंसेक्ट्स हार्मोन्स हो गया, ये सब चीज़ भी बहुत सारा आ जाता है। तो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ आप पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा। बहुत सारी चीज़ अगर आप कवर नहीं कर पा रहे कम टाइम के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख के रखिए। अगर आपके पास टाइम बचे तो आप कर सकते हैं। अगर आप 60% या 50% भी कर लेते हैं तो आपका एंट्रेंस अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा अच्छे रैंक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बहुत सारे टॉपिक आपको बताऊँगा। तो पहले जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्सोनोलॉजी। टैक्सोनॉमी जो है आपका, ये स्पेसिफिकली आपका एनिमल क्लासिफिकेशन के बेसिस में अगर आप जूलॉजी का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि कंबाइन है तो आपका यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा बहुत सारे, जैसे आप देख सकते हैं कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, प्रायोरिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी से क्वेश्चन आता है बहुत सारा। बाकी अगर आप स्पेसिस कॉन्सेप्ट देखिएगा वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये मेन चीज़ जो है वहाँ से क्वेश्चन आता है। बाकी आप सिलेबस देख सकते हैं, आपको लग रहा है तो आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं। उसके बाद आता है नॉन कोऑर्डिनेट्स। नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में अगर देखिएगा तो नॉन कोऑर्डिनेट्स में बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे प्रोटिस्टा हो गया, पैराजोआ एंड मेटाजोआ। इसके अंदर आपका बहुत सारी चीज़ आ जाता है। जैसे अगर अच्छे से पढ़ने का मैं बताऊं तो प्रोटिस्टा, द मेटाजोआ यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रोटोजोआ आता है। तो प्रोटोजोआ में बहुत सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा, जैसे आपका यूग्लिना हो गया, एमिमा हो गया, पैरामेसियम हो गया, प्लाज्मोडियम वाइवक्स हो गया, एंटावा हिस्टोलाइटिका हो गया। तो कुछ कुछ पैरासिटिक चीज़ से आएगा, कुछ कुछ आपका नॉन पैरासिटिक प्रोटोजोआ से भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा देखना है। अगर पूरा नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है पॉरीफेरा, निडारिया, टिनोफोरा। ये जो तीनों पार्ट हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। पॉरीफेरा का प्रॉपर्टी क्या होता है, निडारिया का क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसको निडारिया क्यों बोला जाता है, निडारिया स्पेशलिटी क्या है, पॉरीफेरा का स्पेशलिटी क्या है, कैनल सिस्टम क्या होता है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अगर मैं निडारिया का बात करूँ तो यहाँ पर निडोप्लास्ट सेल्स होता है, मेटाजेनेसिस क्या होता है, ओबेलिया में किस तरह का होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अब सिलेबस में वो मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर मैं बात करूँ प्लैटीहेल्मिन्थिस, निमाटोहेल्मिन्थिस, ये दोनों जो जात है, यहाँ से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो स्यूडोसिलोमेट से आता है। तो किसको स्यूडोसिलोमेट बोला जाता है? देखिएगा, निमाटोहेल्मिन्थिस जो है उसको स्यूडोसिलोमेट बोला जाता है, जिसको एस्करिस लुम्ब्रिकॉइडिस एंड उच्चरिया बैंडकॉप्टी जो है। ठीक है, और एक यहाँ पर जो प्लैटीहेल्मिन्थिस है, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आता है स्पेसिफिकली वो आपका हो गया कि यहाँ पर ए सिलोमेट होता है, उसके बाद आपका स्यूडोसिलोमेट शुरू होता है निमाटोहेल्मिन्थिस से। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात हुआ कि उसके बाद शुरू होता है स्यूडोसिलोमेट के बाद सिलोमेट्स। सिलोमेट्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, सिलोम क्यों बोला जाता है, ये सब आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। मेटामोरिज्म क्या होता है। उसके बाद एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये दोनों चीज़ को आपको थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। मोलास का भी बहुत सारी चीज़ जाता है, एकाइनोडर्मेटा, वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे यहाँ पर एकाइनोडर्मेटा के बारे में बताया नहीं यहाँ पर, लेकिन एकाइनोडर्मेटा भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक देखिए कि यहाँ पर लिखा है कि द बाइवल्व्स एवोल्यूशन सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो लार्वा का नाम याद रखिएगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म का क्या लार्वा है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसको मिस मत कीजिएगा। उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो डाइवर्सिटी में क्या क्या है। देखिए, डाइवर्सिटी में जो है तो आपका प्रोटोकॉर्डाटा हो गया, एग्नाथा हो गया, पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस, मैमेलिया, फिशेस एंड ये जो चीज़ पार्ट है, यहाँ से ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने का जरूरत नहीं। अगर थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिएगा तो आपका हो जाएगा।
आपका मेरा ई बुक फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप अनिता सहगल का बुक फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप पार्थ मेंटर का बुक फॉलो सकते हैं। पार्थ मेंटर में बहुत शॉर्ट दिया हुआ, अनिता सहगल में थोड़ा अच्छे से दिया है, और मेरा ई बुक में मैं सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को ही इंक्लूड किया हूँ, बाकी को छाट दिया हूँ, ठीक है। तो जू जियोग्राफी अगर नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। स्पेनोडन क्या होता है, ठीक है, मिसिंग लिंक क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स। कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट में क्या आता है, देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ आपको देख के जाना पड़ेगा। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, आपका स्केलेटल सिस्टम में आपका विसरल आर्च जॉ सस्पेंशन से बहुत क्वेश्चन आता है, आपका इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम से आपका डार्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस क्या होता है, ये सब पूछेगा आपको। सर्कुलेटरी सिस्टम से आपका एओर्टिक आर्च से बहुत क्वेश्चन आता है। हार्ट से भी क्वेश्चन आता है कि बताओ एम्फीबिया में किस तरह का हार्ट पाया जाता है, रेप्टिलिया में किस तरह का हार्ट पाया जाता है, और मेमेलिया में किस तरह का हार्ट पाया जाता है, कितना चेंबर होता है, यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। उसकी बात होगी यूरोजेनिटल सिस्टम। अब यूरोजेनिटल सिस्टम में क्या आएगा, देखिए यूरोजेनिटल सिस्टम में 3 मेन चीज़ से क्वेश्चन आता है, वो हो गया प्रोनेफ्रोस, मेसोनेफ्रोस एंड ऑफिस्टोनेफ्रोस। से इतना नहीं आता, लेकिन मेटानेफ्रोस से क्वेश्चन आता है। तो प्रोनेफ्रोस, मेसोनेफ्रोस और मेटानेफ्रोस अगर पढ़ लेते हैं तो यहाँ से मेजॉरिटी क्वेश्चन कवर हो जाता है। उसके बाद आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आपका कुछ पार्ट, मतलब देखिएगा ब्रेन का बहुत डेवलपमेंट हुआ है, तो ब्रेन का बहुत ऑर्गेनिज्म में जब इवोल्यूशन से पास हुआ है, इवोल्यूशन के थ्रू गया है, तो ब्रेन का डेवलपमेंट भी हुआ है एनिमल का। तो ब्रेन का किस पार्ट का कौन सा आपको बोल सकते हैं ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि ब्रेन का सिर्फ एक काम नहीं करता, कुछ लोब जो होता है वो स्पेसिफिसिटी होता है, जो आप देखने के लिए इस्तेमाल होता है, कोई विजन के लिए इस्तेमाल होता है, कोई टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो कौन सा पार्ट किस चीज़ के लिए स्पेशलिटी है और कौन सा ऑर्गेनिज्म में डेवलप हुआ था, ये आपको देखना पड़ेगा। सेंस ऑर्गन में भी बहुत सारे थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी आप देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। उसके बाद आता है एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी में क्या आता है, एनिमल फिजियोलॉजी में आप देखिएगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से कुछ पूछता है कि बताओ डाइजेशन कैसे होता है, एब्सॉर्प्शन कैसे होता है। आपका रेस्पिरेशन से इतना तो नहीं आता, लेकिन आपका ब्लड वास्कुलर सिस्टम से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। यूरिनरी सिस्टम से काउंटर काइंड मैकेनिज्म आ जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, एस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन आता है। एंडोक्राइन सिस्टम में तो भर देगा क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखिएगा। नर्वस सिस्टम में याद रखना है कि एक्शन पोटेंशियल कैसे काम करता है, और मोटर नर्व क्या होता है, ये सब चीज़ थोड़ा देख लीजिएगा। नर्व कितना प्रकार का होता है और उसका काम क्या हो, बस ये थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, हो जाएगा। टिश्यू चैप्टर नहीं भी पढ़िएगा चल जाएगा। उसके बाद हम आ रहा है फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री में। फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री में क्या देखिए, द बायोलॉजिकल बायोमोलिक्यूल्स जो है, नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब जितना भी चीज़ें थोड़ा देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी क्या क्या होता नहीं होता, यहाँ से थोड़ा भी देख लीजिएगा, तो आपका मेजोरिटी एंट्रेंस जो भी एंट्रेंस में बैठे आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना ही पड़ेगा। उसके बाद है एंजाइम्स। एंजाइम्स तो ऐसा कोई एंट्रांस नहीं है जहाँ से क्वेश्चन ना पूछे, ठीक है, आप लिख लीजिए मेरे से, ऐसा कोई एंट्रांस नहीं है जहाँ से एंजाइम से क्वेश्चन ना आ से। और एंजाइम से 1-2 जगह से ही क्वेश्चन आता है, वो है आपका एंजाइम काइनेमेटिक्स से आएगा, आपका जो माइकलिस मेंटेन इक्वेशंस है, और के एम फेम जितना भी है आपका, के वेलोसिटी जो होता है, आप ये सब जगह से भी बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है। एलोस्टेटिक रेगुलेशंस कैसे होता है, नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म में बात करूं, तो कार्बोहाइड्रेट में आपको ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनोलाइसिस, आपका फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और उसके अलावा प्रोटीन में डीएमाइनेशन और ट्रांसएमाइनेशन से आता है ज़्यादातर क्वेश्चन। लिपिड मेटाबॉलिज्म से सिंथेसिस ऑफ द लिपिड्स एंड फैटी एसिड एंड द डिग्रेडेशन ऑफ द फैटी एसिड, जिसको हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये सब थोड़ा यहाँ वहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी थोड़ा देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा जो आपको सिलेबस में कभी मेंशन नहीं करेगा, वो हो गया वाइटामिन्स। वाइटामिन्स का सोर्स, वाइटामिन्स का डेफिशिएंसी में क्या डिजीज होता है, और वाइटामिन्स का क्या बोलिए कि नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, को फैक्टर में कहाँ यूज़ होता है, ये सब क्वेश्चन बाबा बहुत सारा आता है। तो आप ये सब देख लीजिएगा, थोड़ा ये मेंशन नहीं होगा लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ सेल बायोलॉजी के बारे में। सेल बायोलॉजी में देखिए क्या क्या है। सेल बायोलॉजी में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, हाँ लाइसोसोम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से क्वेश्चन आता है दोस्तों। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर मैं बात करूँ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ा देख लीजिएगा कि कंपोजिशन क्या होता है, कौन कौन सा अपर लिप में होता है, कौन कौन सा फॉस्फोलिपिड लोअर लिपलेट में होता है, ये सब थोड़ा देखना पड़ेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रॉपर्टी क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोला जाता है उसको, और उसको इसके अलावा आपका सेल जंक्शन में थोड़ा चीज़ देखिएगा, प्लाज्मा डेसिमेटर क्या होता है, डिस्मोसोम क्या होता है, टाइट जंक्शन क्या है, ये सबसे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है।
थोड़ा थोड़ा देखना है, ज़्यादा बहुत कुछ डीप से पढ़िएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 1 महीना 2 महीने आपको मिलने वाला है, तो पूरा डीप से पढ़ना नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन को एनालाइज करिए, प्रीवियस ईयर का जितना भी है CUCT का एग्जाम पहले भी होता था, लाइफ साइंस का एग्जाम पहले भी होता था CUCT अंदर, वो सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए और इधर आ जाइए, फिर देखिए कैसे थोड़ा पैटर्न थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन मोरलेस ऐसे ही रहेगा। अब बात हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया और पाइरोसिसोम में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। साइटोस्केलेटन में कितना तरह का साइटोस्केलेटन होता है, जैसे मैं अगर बात करूँ, माइक्रोट्यूब्यूल होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, आपका एक्टिन फिलामेंट होता है, तो ये कौन कौन सा फिलामेंट कहाँ यूज़ होता है, इसका डिफॉर्मेशन होने से क्या होता है, रिफॉर्मेशन से क्या होता है, फिर आपका कौन कौन सा इनिबिटर यूज़ हो जाता है, ये सब चीज़ थोड़ा पूछता है क्वेश्चन, और उसके अलावा इतना कुछ पूछता नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होता है प्रोटीन का, बस एक पेज का चीज़ है, पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। सेल डिवीज़न में भाई क्वेश्चन बहुत आता है, सेल डिवीज़न, सेल रेगुलेशन एंड सेल सिग्नलिंग, ये 3 पार्ट तो भाई कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए क्वेश्चन आने वाला ही है, तो इसको छोड़ने का कोई सवाल नहीं उठता, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हुआ पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। पैरासिटो एंड इम्यूनोलॉजी में जो मैं यहाँ पर PPT में दिया हूँ, ये थोड़ा देख लीजिएगा तो हो जाएगा। मैं अगर बताऊँ कि इम्यूनोलॉजी का, तो इम्यूनोलॉजी में आप सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ये आपका वो हो गया एंटीबॉडी का टाइप्स, उसका स्ट्रक्चर कहाँ यूज़ होता है, और MSC मॉलिक्यूल, ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप देख लीजिए, PPT में लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप उसके अनुसार पढ़ लीजिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मैं अगर बताऊं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और कौन सा पार्ट आपको अभी पढ़ना चाहिए एग्जाम के सामने आने के कारण, तो अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर DNA रेप्लिकेशन पढ़ लीजिएगा, वाटसन क्रिक मॉडल पढ़ लीजिएगा, चारगाफ रूल क्या होता है ये पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में बताऊँ, तो ट्रांसक्रिप्शन में थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा यूनिट क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होने का पहले जो उसका जेनेटिक एलिमेंट्स होता है उसका क्या यूनिट होता है, आपका प्रोमोटर क्या है, ऑपरेटर क्या है, आपका जीन कहाँ रहता है, उसका रेगुलेशन कैसा होता है, एनहांसर क्या है, रिफ्रेशर क्या है, सप्रेसर क्या है, ये सब चीज़ आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। और उसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कैसे होता है, इलोंगेशन कैसे होता है, टर्मिनेशन कैसे होता है, अगर थोड़ा बेसिक्स भी देख लीजिएगा तो हो जाएगा, डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। अगर प्रोटीन का नाम याद नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा बहुत देख लीजिए। RNA प्रोसेसिंग से बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि 5 प्राइम में क्या मॉडिफिकेशन होता है, 3 प्राइम मॉडिफिकेशन क्या है, आपका स्लाइसिंग क्या होता है, ऑल्टरनेटिव स्लाइसिंग क्या होता है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा घुमा फिरा के, तो ये देख लीजिएगा। जीन रेगुलेशन नहीं भी पढ़िएगा कोई दिक्कत नहीं हो जाता है। DNA रिपेयर कितना तरह का होता है ये थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। बाकी RNA इंटरफेरेंस जो है, रेगुलेटरी RNA, ये थोड़ा रिसर्च का टॉपिक ज़्यादा है। एडवांस बायोलॉजी में अगर मैं बात करूँ, मॉडर्न बायोलॉजी में mRNA और रेगुलेटरी RNA का वो ज़्यादा काम किया जा रहा है, और इतना क्वेश्चन अगर आप PhD में जा रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन अगर मैं मारूँ एंट्रेंस के एग्जामिनेशन में तो इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब मैं आता हूँ बायोकेमिस्ट्री और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जो मैं पहले ही वो बताया था, सेम चीज़ है, इधर उधर कर लीजिएगा, पहले ही बताया, बस लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन देख लीजिएगा, उसका इनिबिटर देख लीजिएगा, अनकपलर्स क्या होता है, ये सब थोड़ा बहुत देखना है और कुछ नहीं, अगर नहीं भी देखे तो चल जाएगा इतना। उसके बाद आता है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है कि जेनेटिक्स से आपको लगेगा कि क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जेनेटिक्स से क्वेश्चन आ जाता है और आपको भनक तक नहीं लगता है। आप दिक्कत क्या है, मेंडेलियन नॉर्मल जेनेटिक्स होता है कि जो रेशियो में काम करता है कि हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ये सब थोड़ा क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। म्यूटेशन कितना प्रकार का होता है, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, नॉन सेंस म्यूटेशन क्या होता है, ये सब क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर से घुमा फिरा के आ जाता है। सेक्स क्रोमोसोम डिटर्मिनेशन, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ड्रोसोफिला में कैसे होता है, ह्यूमन में कैसे होता है, ठीक है। उसके अलावा इतना नहीं आएगा। रिकॉम्बिनेशन थोड़ा बैक्टीरिया वायरस से देख लीजिएगा, ये आपका माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट भी हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा थोड़ा। डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपका CUCT का सिलेबस में नहीं बोला गया है, लेकिन मुझे लगता है कुछ टॉपिक डेवलपमेंटल बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लेगा। पूरा डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं, आप टाइप्स ऑफ एग देख लीजिएगा, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस देख लीजिएगा, फर्टिलाइजेशन देख लीजिएगा, प्लेन्स एंड पैटर्न ऑफ क्लीवेज जिसको बोलते हैं ये देख लीजिएगा, फेट मैप देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा बहुत आ सकता है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन ये लोग ज़्यादा पूछेगा यहाँ से, लेकिन जो पार्ट मैं आपको बोला वहाँ से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। और वीडियो को फुल देखिए, अभी तक देख रहे हैं और आपको मन हो रहा है कि स्किप करके भाग जाते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अभी वीडियो अगर 10 मिनट के ज़्यादा देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैं बहुत एफर्ट देके वीडियो बनाया हूँ, PPT भी एफर्ट मेरा दोस्त बनाया है, बहुत एफर्ट देके बनाया है, तो आप इसको अच्छे से देखिए, यहाँ से देख के जाइएगा तो आपका एंट्रेंस क्वालिफाई होने का और अच्छा रैंक आने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है एनिमल बिहेवियर क्रोनोबायोलॉजी। ये क्या होता है
कि एनिमल का बिहेवियर किस तरह का होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक, आपका बायोलॉजिकल सर्केडियन रिदम नाम सुने होंगे, तो फोटो पीरियड्स क्या होता है, ये सब बहुत तरह का चीज़ है जो आप क्वेश्चन देखिएगा लेकिन अटेंड नहीं कर पाइएगा। क्यों कारण ये सब्जेक्ट जो है स्टूडेंट अच्छे से पढ़ता नहीं है और यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये वाला टॉपिक थोड़ा अच्छे से देखिएगा। अगर बोलिएगा कहाँ से पढूं, तो मेरा ई बुक है, मैं पहले ही बताया था, एनएस साइकिल का बुक है और पाथफाइंडर का बुक है। आपको लग रहा है कि तीनों बुक नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, आप इंटरनेट में जाइए और इंटरनेट में आप पढ़िएगा तो वहाँ से भी आपको कंटेंट मिल जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। तो ये अगर आपको पूरा मैं नहीं पढ़ा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप अपने तरफ से पढ़ सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगे। उसके बाद है एक्वाटिक बायोलॉजी। एक्वाटिक बायोलॉजी से भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है, इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं, पहला वाला डोमेन पहले कीजिए, फिर टाइम बचे तो एक्वाटिक बायोलॉजी देखिएगा, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एपीकल्चर। एपीकल्चर से एक क्वेश्चन आता है दोस्तों। अब एपीकल्चर से क्या क्या क्वेश्चन आएगा, बहुत ही डिफिकल्ट है बोलना, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपको कम से कम नॉलेज देकर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बढ़ाने का। तो किस तरह का मक्खी पाया जाता है, अगर मैं बोलूँगा बी, कितना तरह का बी होता है, उसका लेवल ऑफ डिवीजन जिसको बोलते हैं, क्योंकि सोशल एनिमल है, तो कौन सा मक्खी क्या काम करता है, उसका प्रॉपर्टी क्या है। फिर बी कीपिंग इतना देखने का जरूरत नहीं है आपको, थोड़ा बहुत ये सब देख लीजिएगा तो मतलब जैसे आपका हनी क्या होता है, बी वैक्स क्या आता है, प्रोपोलिस क्या होता है, प्रोपोलिस खाने से क्या हो जाता है, क्वीन कैसे बनता है, वर्कर्स कैसे बनता है, ये सब आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत देखने से हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है। सेरिकल्चर भी ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका होगा बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक। यहाँ पर प्रोटीन प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, आपका मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक आरडीटी का पार्ट है, माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ब्लॉटिंग एंड इम्यूनोलॉजी टेक्निक्स। मेरा एक टेक्निक्स का भी बुक है, वो भी आप देख सकते हैं बहुत इजीली, मैं यूट्यूब का लिंक भी दे दिया वहाँ पर, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में तीनों बुक का लिंक और जितना कुछ है जो इन्फॉर्मेशन हमको लगता है कि आपको ज़रूरत है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछे तो ये लोग पूछेगा आपका प्यूरिफिकेशन से, माइक्रोस्कोपी से, आपका आरटीपीसीआर पीसीआर से पूछता है, एगरोजल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पूछेगा, उसके बाद आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, ब्लॉटिंग से पूछेगा। एलाइजा तो आप सबको पता है, बहुत दिन से पढ़ के आया, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है और हम लोग छोड़ के आ जाते हैं, हम सोचते ईजी है पढ़ लेंगे बाद में। क्यों भाई, पहले ही पढ़ लो फिर रिविजन कर लो तो टेंशन खत्म हो जाएगा। तो देखिए ये बात है कि इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी, अब यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी अगर देख रहे हैं तो पॉपुलेशन आप थोड़ा पढ़ लीजिए। पॉपुलेशन पढ़ने के बाद आप थोड़ा कम्युनिटी के बारे में पढ़ लीजिए, के सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सब हैमिल्टन फार्मूला क्या होता है, इकोसिस्टम कितना तरह का होता है, पिरामिड क्या है, फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, ये सब जगह से क्वेश्चन आएगा। और आप नहीं पढ़िएगा तो कर नहीं पाइएगा। इकोसिस्टम कितना तरह का होता है, फूड चेन कितना तरह का होता है, डेटेड फूड चेन क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नहीं भी पड़ेगा तो चल जाएगा, लेकिन इधर जो आपका पॉपुलेशन पार्ट में आप वो जरूर देख लीजिएगा। लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्या होता है, ये सब के ऑन आर स्ट्रेटेजीज क्या होता है, सर्वाइवरशिप कर्व क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो आप थोड़ा देख के जाइएगा जी। हाँ, उसके अलावा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत तरह का पूछा जाता है, बहुत तरीके से घुमा घुमा के पूछा जाता है। तो इवोल्यूशन अच्छा से पढ़िए आप, जेनेटिक्स थोड़ा बहुत देख लीजिए, बायोकेमिस्ट्री पढ़िए, क्लासिकल एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी अच्छे से पढ़ लीजिए। ये वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे हार्डी-विलियमबर्ग लॉ अगर मैं बोलूँ तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं जूलॉजी का जहाँ पर हार्डी-विलियमबर्ग के क्वेश्चन से क्वेश्चन ना आए, ठीक है। ऐसा कोई इवोल्यूशन का कोई क्वेश्चन ना हो जहाँ किन सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, आपका नेचुरल सिलेक्शन, ये सब क्वेश्चन ना आए, यहाँ से आएगा, आपको पढ़ के जाना है। फिर आपका स्पेसिएशन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। डार्विनिज्म क्या है, न्यू डार्विनिज्म क्या है, आपका लेमार्किज्म क्या है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। गैलापागोस फिंचेस क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो ये सब चीज़ जो है, केटी एक्सटिंक्शन क्या है, ये सब जगह जो है वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। मिसिंग लिंक क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, फॉसिल्स कितना प्रकार का होता है, फॉसिल्स क्या होता है, ये सब थोड़ा देख लीजिए। छोटा छोटा पार्ट है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन जो पूछेगा वो तो आपको आना चाहिए ना दोस्तों। थोड़ा पढ़ के ज़्यादा नंबर उठा सकते हैं अगर थोड़ा स्ट्रैटेजिकली प्रीवियस ईयर को सॉल्व करके एनालिसिस करने के बाद आप धीरे धीरे जाइएगा और मेरा वीडियो देखते रहिएगा, तो आपको आराम से हो सकता है क्लियर अच्छा रैंक के साथ। उसके बाद बायोलॉजी ऑफ इंसेक्ट में क्या देखिएगा, देखिए इंसेक्ट हार्मोन से क्वेश्चन आता है, मेटामॉर्फोसिस से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इंसेक्ट और वेक्टर में डिफरेंस थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है घुमा फिरा के। और आप ऐसे एपीकल्चर में अगर पढ़ लीजिएगा तो आपको यहाँ पर इंसेक्ट सोसाइटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर देख लीजिएगा, काम खत्म। टैक्सोनॉमी आप पढ़ लीजिए तो इंसेक्ट टैक्सोनॉमी पढ़ने का अलग से जरूरत नहीं है। तो अगर आप धीरे धीरे करके सब पार्ट देख लीजिएगा तो ओवरलैपिंग पार्ट ही आ जाता है बीच में,
और बाकी ये मेरा स्कैन कोड है, आप लोग अगर स्कैन करना चाहते हो स्कैन कर सकते हैं और डायरेक्ट यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और कोई भी दिक्कत हो आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं जितना आप लोगों को डाउट से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और आपको CUCT जूलॉजी या लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, कोई भी एग्जाम के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप लोग डायरेक्ट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोग का कमेंट मैं पढ़ता हूँ, उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाता हूँ। ऐसा बात नहीं कि रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ मतलब आपका कमेंट नहीं पढ़ा जा रहा है। अब इतना लोगों को कमेंट का रिप्लाई देना में बहुत मुश्किल होता है। आप सोच रहे हैं कि आपका ही वीडियो को कमेंट आ रहा है। मैं 328 वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। डेली एक एक कमेंट करके अगर 328 भी कमेंट आ जाए तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा दोस्तों, लेकिन मैं पढ़ सकता हूँ। तो मैं पढ़ के उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाता हूँ, तो उसको कोई गलत तरीके से मत लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए और आपका एंट्रेंस क्वालिफाई होकर आप अच्छे जगह जाइए, यही मैं चाहता हूँ। तो प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।